Hi everyone, I hope you all are fine at your places. So हम अपना जो SQL का सीरीज क्रिएट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं. तो आज का जो मेरा टॉपिक है डियर दैट इज एग्रीगेट फंक्शंस. फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है इन कंटिन्यूएशन एग्रीगेट फंक्शंस. तो सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. क्वेरीज कैन प्रोड्यूस जनरलाइजेशन अबाउट ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज एज वेल एज फील्ड वैल्यूज. वो बोल रहा है कि जो क्वेरीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं, वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वैल्यूज का, मतलब आप उसको बहुत सारी वैल्यू दे रहे हो, उसका वो जनरलाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है. जनरलाइजेशन मतलब एक आंसर दे रही है. या फिर आप उसको बहुत सारी फील्ड वैल्यूज दे रहे हो, मतलब एक फील्ड मतलब कॉलम, मतलब एक कॉलम की आप उसको बहुत सारी वैल्यूज दे रहे हो और उसका वो आपको एक जनरलाइज्ड आंसर दे रहा है, एक सेल में आंसर दे रहा है. ठीक है, तो ये काम हो सकता है, क्वेरीज ये काम भी कर सकती हैं. तो इट डज दिस थ्रू द यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन. तो ये काम वो करती किसकी हेल्प से है, एग्रीगेट फंक्शंस की हेल्प से करती है. एग्रीगेट फंक्शन प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू. एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू देते हैं, एक सिंगल आंसर देते हैं फॉर एन एंटायर ग्रुप ऑफ टेबल एंट्रीज. मतलब जितनी भी आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे, टेबल एंट्रीज मतलब जितना भी आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे उसका वो आपको एक सिंगल वैल्यू एज एन आंसर दे देगा. तो दे आर, तो एग्रीगेट फंक्शन अब कौन कौन से हैं आपके. सबसे पहला है आपका काउंट. काउंट का मतलब क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल फील्ड वैल्यूज दैट द क्वेरी सिलेक्टेड. काउंट का मतलब भी काउंटिंग हो गया. तो काउंट फंक्शन करेगा क्या, वो करेगा काउंट क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर देगा द नंबर ऑफ रोज. काउंट का मतलब काउंट है ना, नंबर बताना है, तो वो जितनी भी रोज थी वो उतनी काउंट करके बता देगा. या फिर नॉट नल फील्ड वैल्यूज, इसका मतलब है अगर आपने उसको बहुत सारी रोज दे दी तो रोज की काउंटिंग कर देगा. अगर आप उसको एक कॉलम दे दोगे तो उस कॉलम में जितनी भी नॉट नल वैल्यूज है, नॉन नल वैल्यूज मतलब वैल्यू है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, खाली नहीं है, तो जितनी भी बिना खाली वाली वैल्यूज है उनकी काउंटिंग करके आपको दे देगा. उसके बाद दूसरा आता है डियर आपका सम. सम प्रोड्यूसेस द अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल द सिलेक्टेड वैल्यूज. वो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज आपको मिली हैं एक फील्ड में उनका सम करके आपको दे देगा. एवरेज एवीजी, वो क्या करेगा, एक फील्ड की, एक कॉलम की जितनी भी वैल्यूज आपने उसको दी हैं उन सबका एवरेज निकाल देगा. मैक्स क्या करेगा, इट मैक्सिमम, इट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिलेक्टेड वैल्यूज. उस सारी फील्ड, उस कॉलम में से जो उनकी सबसे बड़े वाला डेटा है, ठीक है, वो वाली वैल्यू बता देगा. और मिन, जो आपका उस सारे डेटा में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ये वो आपको दे देगा. ठीक है. एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड लाइक फील्ड नेम्स इन द सिलेक्ट क्लॉज ऑफ क्वेरीज बट टेक फील्ड नेम्स एट आर्ग्यूमेंट्स. एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, दे आर यूज्ड लाइक फील्ड नेम्स इन सिलेक्ट क्लॉज. जैसे आप सिलेक्ट के बाद लिखते थे ना, सिलेक्ट फोन नंबर या सिलेक्ट नेम फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि दे आर यूज्ड लाइक फील्ड नेम इन सिलेक्ट क्लॉज. तो सिलेक्ट के बाद ही वैसे यूज किए जाते हैं, बट टेक फील्ड नेम एज आर्ग्यूमेंट्स. बट आप सिलेक्ट के बाद जैसे आप मैक्स लिख रहे हो तो मैक्स के अंदर आप फील्ड का नेम डालोगे, तो फील्ड नेम जो हो जाएगा वो आर्ग्यूमेंट की तरह होगा. जैसे अगर मेरे को मार्क्स का मैक्सिमम निकालना है तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स. मान लो एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट. तो इससे क्या होगा, जो मार्क्स वाला कॉलम होगा उसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा. मान लो 20 मार्क्स है, 30 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, तो इसमें मैक्सिमम वाला कौन सा है, 20, 30 या 40. 40 वाला है ना, तो आपका आउटपुट में ये 40 दे देगा. ठीक है. ओनली न्यूमेरिक फील्ड्स कैन बी यूज फॉर सम एंड एवरेज. तो सम और एवरेज के लिए तो आप उन्हीं फील्ड्स को यूज कर सकते हो जो न्यूमेरिक है, क्योंकि टोटल भी आप उन्हीं का कर सकते हो ना जो नंबर हो, और एवरेज भी नंबर वालों की निकाल सकते हो. लेकिन काउंट, मैक्स और मिन के लिए आप न्यूमेरिक या करेक्टर फील्ड ले सकते हो. तो ये काउंटिंग में तो आपको रोज की काउंटिंग करनी है, और मैक्सिमम और मिनिमम जो होता है, यहाँ नंबर वाला तो मैंने कर लिया, लेकिन ए और कैपिटल ए, अब जब आपको पता है कंप्यूटर में स्काई वैल्यूज यूज होती हैं, स्काई वैल्यूज आपकी न्यूमेरिकल होती हैं अल्फाबेट्स के लिए. इसी वजह से जब भी आप मैक्स या मिन करोगे तो वो उनकी स्काई वैल्यू को, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो चेक करेगा. वो स्मॉल ए और कैपिटल ए को वैसे कंपेयर नहीं करने वाला. इस वजह से आप मैक्स, मिन और काउंट के लिए न्यूमेरिक या करेक्टर फील्ड दोनों यूज कर सकते हो. ठीक है. चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम
ऑफ ऑल परचेजेस फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। वो बोल रहे हैं मुझे सम निकालना है ऑफ आर परचेजेस, जितनी भी आपने परचेज की है ऑर्डर टेबल में से। तो ऑर्डर का टेबल देख लेते हैं। ऑर्डर टेबल में से परचेजेस कहाँ करी गई हैं? अमाउंट के पास है ना सारा परचेजिंग का, कि ये वाला जो ऑर्डर है वो इतने अमाउंट का है, ये वाला इसका इसका। तो मैंने बोल दिया कि आप जितनी भी परचेजेस करी है उनका सम निकाल दो, तो यानी अमाउंट का सम निकाल दे। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट, फंक्शन कौन था जो सम निकालता था? सम था। कौन से वाली कॉलम का? अमाउंट का। टेबल का नाम ऑर्डर्स। ठीक है। उसके बाद है फाइंड द एवरेज। आपको एवरेज निकाल लियो फॉल परचेजेस, जितनी भी आपने परचेजिंग करी है यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। तो परचेजिंग तो यही बता रहा है, तो अब मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट एवीजी, क्योंकि एवरेज फंक्शन एवीजी से डिनोट होता है, जिस कॉलम की एवरेज निकालनी है, और फिर टेबल का नेम। तो यहाँ पे जो उसने लाइन बोली थी ना, इफ यू रिमेम्बर, कि एग्रीगेट फंक्शन फील्ड नेम की तरह यूज होते हैं, लेकिन वो फील्ड नेम को आर्ग्यूमेंट की तरह लेते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि सिलेक्ट के बाद जो आपने एवरेज फंक्शन लिया वो फील्ड नेम की तरह आया, लेकिन उसने आर्ग्यूमेंट फील्ड नेम लिया। अगला आता है डियर आपका स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ काउंट। इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम और द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। इसका काम क्या होता है? इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम। एक कॉलम है तो उसके अंदर जितने भी वैल्यूज है उनकी काउंटिंग करेगा, या नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। अगर इसको पूरा टेबल दे दो, टेबल में रोज की काउंटिंग ऐसे करेगा, हो सकता है किसी कॉलम में नल वैल्यू हो लेकिन उसी के दूसरे साइड में वैल्यू हो, तो इस वजह से वो प्रॉपर रोज की ऐसे काउंटिंग करता है फिर। ठीक है। व्हेन इट इज काउंटिंग कॉलम वैल्यूज, जब कॉलम की वैल्यूज काउंट कर रहा होता है, इट इज यूज्ड विद डिस्टिंक्ट। हम नॉर्मली काउंट फंक्शन को डिस्टिंक्ट के साथ यूज करते हैं टू प्रोड्यूस काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ गिवन फील्ड, ताकि हमारे पास जो आंसर आए ना वो कैसा आए, वो डिफरेंट आए। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सिटी है, मेरे को ये बताओ कि मेरे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो किस किस सिटी के आ रहे हैं, तो आप यही चाहोगे ना कि मान लो हो सकता है आपके पास जो कंप्लीट टेबल है उसमें रिपीटिशन आ रहा हो, दिल्ली, समालखा, सॉरी दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, करनाल हो गया, दोबारा से करनाल हो गया। लेकिन जब आप आउटपुट में चाहोगे तो यू विल बी लाइक कि सारे सिंगल सिंगल ही आए मेरे पास, क्योंकि अब मैं सिर्फ सिटी कॉलम पूछ रही हूँ, पूरा टेबल तो मैं देख ही नहीं रही। पूरे टेबल में अगर करनाल रिपीटेड भी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाकी का डेटा अलग रहा होगा। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब मैं सिर्फ एक कॉलम पूछती हूँ और उसकी काउंटिंग करके मैं पूछ रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे डेटा जो होता है डिस्टिंक्ट चाहिए होता है देखने के लिए, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डिस्टिंक्ट। तो जब वो काउंट कर रहा है, इट इज यूज्ड विद डिस्टिंक्ट टू प्रोड्यूस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन वैल्यूज इन अ गिवन फील्ड। तो अब वो जो काउंटिंग करेगा वो क्या करेगा? 1 2 3 4 की करेगा। तो क्वेश्चन करते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स पीपल करंटली लिस्टिंग ऑर्डर्स इन द ऑर्डर्स टेबल। मैंने क्या बोला है? मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ सेल्स पीपल। सेल्स पीपल काउंट करने हैं मुझे करंटली लिस्टिंग ऑर्डर्स इन द ऑर्डर्स टेबल। मतलब मुझे ऐसे सेल्स पर्सन की काउंटिंग करनी है जो करंटली ऑर्डर्स टेबल में अभी हैं, लिस्ट हो रखे हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सिलेक्ट, मुझे काउंटिंग करनी है तो मैं काउंट करूंगी। अब मैं अभी डिस्टिंक्ट नहीं लिख रही, करना किसका है मुझे? सेल्स पर्सन का, तो मैं एस नाम लिख रही हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स। तो काउंट कर रहा है तो वो मुझे क्या करके देगा काउंटिंग में? 1007, 1001, 1004, 1002, फिर से वो 1007 को काउंट करेगा। मतलब उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 के 10 काउंट कर लिए। लेकिन ये वाला सेल्स पर्सन और ये वाला सेल्स पर्सन तो सेम है। बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ सेल्स पीपल करंटली लिस्टिंग ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर टेबल में कितने सेल्स पर्सन है जिनके पास अभी ऑर्डर है। तो वैसे 1 2 3 4 5
5 है, अगर इनकी यूनिकनेस को हटा दे तो 5 ही लोग हैं, बाकी सब रिपीट हो रखे हैं, तो मुझे आउटपुट में 5 चाहिए होगा ना। तो जब ऐसी काउंटिंग चाहिए हो, जब आपको यहाँ रिपीटेड डेटा नहीं चाहिए, आपको यूनिक डेटा चाहिए और फिर उसकी काउंटिंग चाहिए, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो? काउंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कौन सा कीवर्ड लगाओगे? डिस्टिंक्ट। अब जो आपकी काउंटिंग होगी वो यूनिक हो जाएगी, तो आउटपुट में आपको 5 मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग काउंट विद रोज रादर देन वैल्यूज टू काउंट। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम काउंट फंक्शन का यूज करें रोज के साथ, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल यूज द काउंट फंक्शन विद एन एस्टेरिस्क साइन इन प्लेस ऑफ अ फील्ड नेम। तो अब हम फील्ड नेम की जगह सारी रोज का जब मुझे काउंटिंग करनी है तो मैं स्टार वाला एस्टेरिस्क ऑपरेटर यूज करती हूँ। तो जब मैंने ये लिख दिया सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो जो कस्टमर का टेबल था ना, जो उसकी सारी रोज को इंक्लूड कर देगा ना। काउंट विद एस्टेरिस्क साइन ये नल और डुप्लीकेट को भी इंक्लूड करता है। ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो जब आप ये वाली कोडिंग लिखोगे आपके पास 7 एज एन आउटपुट आएगा। ठीक है। तो और दूसरा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप काउंट स्टार यूज करते हो ना, तो वो नल वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। नल वैल्यू को सिर्फ स्टार ऑपरेटर ही इंक्लूड कर सकता है और डुप्लीकेट्स को भी इंक्लूड कर सकता है। सिंपल काउंट ऑन कॉलम, अगर आप किसी कॉलम पे काउंट फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो एलिमिनेट कर देगा नल वैल्यूज को, एंड कैन ऑल्सो एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज यूजिंग द डिस्टिंक्ट। याद रखना, जब भी आप काउंट फंक्शन किसी कॉलम के ऊपर यूज करोगे तो वो नल वैल्यूज को हटा देगा, नल वैल्यूज को हटा के आपको आंसर देगा। ठीक है। एंड कैन ऑल्सो एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज यूजिंग डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके आप डुप्लीकेट वैल्यूज हटा सकते हो काउंट में, और नल वैल्यूज तो कभी काउंट ही नहीं होती। काउंट में अगर आप काउंट कर रहे थे, यहां पे नल होता तो इसने काउंटिंग करी होती 1 2 3 4। ठीक है। डिस्टिंक्ट लगा दोगे तो 1 2 3। फाइन। उसके बाद आता है इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स इन एग्रीगेट फंक्शन। अगर मुझे डुप्लीकेट्स लाने हैं तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो होता है ऑल। जैसे डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट हटाता है तो ऑल लाता है। ऑल आर्ग्यूमेंट विल बी यूज्ड टू गेट डुप्लीकेट वैल्यूज बट विल एक्सक्लूड नल वैल्यूज। नल वैल्यूज को ये अभी भी नहीं ला सकता, नल वैल्यूज को सिर्फ स्टार ऑपरेटर ला सकता है। तो उसने बोला कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को तो इंक्लूड कर लेगा बट नल वैल्यूज को ये अभी भी इंक्लूड नहीं कर सकता। नल वैल्यूज कैन ओनली बी इंक्लूडेड विद काउंट स्टार स्टेटमेंट। बस एक लौती स्टेटमेंट है जो नल वैल्यूज को इंक्लूड कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है बेटे, राइट अ क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल रेटिंग फील्ड्स इन द कस्टमर टेबल इंक्लूडिंग फील्ड्स। वो क्या बोल रहा है आपको एक कोड लिखना है जिसके अंदर आप क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको काउंट करना है। तो यानी आप काउंट का फंक्शन यूज करोगे, काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल रेटिंग फील्ड्स। मतलब आपको नल वैल्यूज इंक्लूड नहीं करनी रेटिंग की, इंक्लूडिंग रिपीट्स। इंक्लूडिंग रिपीट्स मतलब रिपीटेड वैल्यूज हो सकती है, डुप्लीकेटेड वैल्यूज हो सकती है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज आपने पढ़ा ऑल ऑपरेटर दे सकता है, और ऑल ऑपरेटर नल वैल्यूज नहीं देगा तो हमको नल वैल्यूज चाहिए भी नहीं। तो बस काम बन गया। सिलेक्ट, काउंट करना था तो काउंट, काउंट के अंदर ऑल ऑपरेटर यूज करोगे। करना किसके ऊपर है, उसने फील्ड का नाम दे रखा है रेटिंग के ऊपर, बस फ्रॉम कस्टमर्स। अगला बोलता है एग्रीगेट बिल्ड ऑन स्केलर एक्सप्रेशन। अब वो बोलता है सपोज ऑर्डर्स टेबल हैड अनदर कॉलम दैट हेल्ड द प्रायर एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मान लो ऑर्डर टेबल जो है उसके पास एक और कॉलम होता, जैसे ये हमारे पास है, तो इसके अंदर ये सारे कॉलम है, तो मान के चल रही हूँ कि एक और कॉलम भी होता दैट हेल्ड प्रायर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब पिछला बैलेंस भी रखता हर कस्टमर का। ये तो ये है ना कि इसने अभी ऑर्डर इतने का किया हुआ है। मान लो कि उसके पास एक कॉलम और होता जिसमें पिछला भी होता बैलेंस। सो करंट बैलेंस जो मान लो उसने नहीं दिया है या उसने कहा बाद में दूंगा, जो भी उसका प्रीवियस बैलेंस होता वो इसमें रहता। तो करंट बैलेंस अगर आपको निकालना हो तो वो ऐड करने पर ये प्रीवियस बैलेंस और जो करंट अमाउंट अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो उसका करंट बैलेंस आ जाएगा ना। तो अगर मुझे इस टाइप का स्केलर एक्सप्रेशंस बनाने हो, मतलब अब जो मेरा आउटपुट आएगा ये वाला कॉलम
और जो वहां पे अलग से एक कॉलम बनाएंगे वो कॉलम, मान लो उसका नाम हमने BLNC रख दिया, बैलेंस, तो उन दोनों को ऐड करके मेरे पास आंसर आएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम दो 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 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे ना, तो हम स्केलर वाली ये भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट, तो मान लो हम क्या करते हैं ये कर लेते हैं, BLNC उस वाले का नाम रख लिया, इसका नाम AMT रख लिया, मैंने बोल दिया सिलेक्ट करो इन दोनों का ऐड करके ऑर्डर में से, ठीक है। तो एक पूरा कॉलम और आएगा, यह मान लो BLNC की वैल्यूज थी, तो इसके बाद एक पूरा नया कॉलम आएगा जिसमें इन दोनों का टोटल और वहां आंसर आपको दे रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रुप बाय क्लॉज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपका ग्रुप बाय क्लॉज से। तो ग्रुप बाय क्लॉज अलाउज यू टू डिफाइन अ सबसेट ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर फील्ड एंड अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन टू द सबसेट। वो बोलते हैं जो ग्रुप बाय क्लॉज होता है ना आपका, अलाउज यू टू डिफाइन अ सबसेट ऑफ द वैल्यूज in a particular field in terms of another field। देखो इसको पहले शॉर्ट में देख लेते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज में क्या होता है, एक बड़ा सा टेबल होता है, बड़े से टेबल के बाद मैं ना आपको बोलूंगी, कई बार हमारा जो काम होता है ना कुछ इस ढंग से होता है कि हम उस बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में लॉजिकली ब्रेक करना चाहेंगे, और फिर जो हमारे पास वो ब्रोकन टेबल्स आ रखे होते हैं या सबसेट आ रखा होता है उस बड़े टेबल का, उस सबसेट के ऊपर हम कुछ फंक्शन अप्लाई करना चाहेंगे, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय क्लॉज अलाउ कर देता है टू डिफाइन अ सबसेट, सबसेट बनाने में हेल्प करता है ऑफ द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर फील्ड एंड अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन टू दी सबसेट। अब ये डेफिनेशन मुश्किल लग रही है, एक बार हम इसका कोड पार्ट सीख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो ये क्या बोल रहा है, सबसेट ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर फील्ड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमारा आगे क्लियर होगा। दिस इनेबल्स यू टू कंबाइन फील्ड एंड एग्रीगेट फंक्शंस इन अ सिंगल सिलेक्ट। ये भी पॉइंट हम बाद में कंप्लीट करेंगे, अभी इसकी डेफिनेशन को हम आधा छोड़ते हैं और ये मैं आपके पास दोबारा आऊंगी इसकी डेफिनेशन के साथ। फिलहाल हम ग्रुप बाय क्लॉज का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। आपका क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन। छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है बहुत ज्यादा। फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर, सबसे बड़ा ऑर्डर निकालना है आपको, तो ऑर्डर टेबल है, लार्जेस्ट ऑर्डर निकालना है। टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन, टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन, इसका मतलब मैं ये बोल रही हूं कि 1007 वाला जो सेल्स पर्सन है उसने जो सबसे बड़ा ऑर्डर करा है, फिर जो 100 वाला सेल्स पर्सन है उसका जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, फिर जो 1004 वाला है, 1002 वाला है, एंड सो ऑन। तब आप खुद सोचो कि क्या हमारे पास कोई अब तक ऐसा तरीका है जिसमें मैं इसको एक मान के जितना भी चेकिंग है वो करूं, फिर यहां पे चलो कर ली, तो अब सेम के लिए मुझे आगे भी चेकिंग करनी होगी और ये सारा वो मेमोरी में रखे, उसके बाद मैं इस पर आऊं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी है मैं उनकी भी चेकिंग कर पाऊं, क्योंकि एक ही तो पर्सन है, इसने इतना काम किया। अब इसका जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, फिर मैं दिखाऊं, हाँ 1001 ने ये वाला ऑर्डर लिया, तो इतना डिटेल रखने वाला मेमोरी में तो हमारे पास कोई सिस्टम है ही नहीं। नॉर्मली हमने तो यही सीखा है ना, वो पहली रो की चेकिंग करेगा, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, फिर पांचवी की। हमने तो उसको सिखाया ही नहीं कि तू एक के पास बैठ जा और एक के लिए फिर सारा काम कर। तो यानी यहाँ पे अब आपको एक लॉजिकल ब्रेकिंग ही नीड पड़ेगी, क्योंकि आप ये चाहोगे कि मैं इस पे आ जाऊं और फिर मैं जो 1007 है पहले पास, मेरे पास सिर्फ 1007 वाली सारे डेटा इकट्ठा आ जाए और फिर मैं उसके ऊपर चेकिंग करूं। ऐसे ही आप चाहोगे पहले 1001 वाले सारा रोज इकट्ठी हो जाए और फिर मैं उसके ऊपर काम करूं, है ना। तो वो काम आपको कौन हेल्प करेगा, ग्रुप बाय। तो पहले मैं क्वेरी लिखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेरी सॉल्व कैसे हुई। फर्स्ट क्वेरी है तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आपको लार्जेस्ट ऑर्डर बताना है,
टेकन बाय द सेल्स पर्सन। तो लार्जेस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, जिसका सबसे ज्यादा पैसा होगा यानी मैक्सिमम अमाउंट। तो मैं बेसिकली दो चीजें चाहती हूँ, मैं सेल्स पर्सन का नेम भी चाहती हूँ। मैंने आंसर लिखा, समझते हैं मैंने किया क्या। मैंने बोला जब मेरा आउटपुट आए तो मुझे सेल्स पर्सन का नंबर बता देना और उसका सबसे बड़ा अमाउंट बताते जाना कि 1007 का सबसे बड़ा जो है ऑर्डर ये वाला है, 1001 वाला ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, 1004 का ये वाला ऑर्डर है। ऑर्डर टेबल में ग्रुप बाय एसएनएम। तो जब मैंने ग्रुप बाय एसएनएम किया तो ये जो बड़ा टेबल था ये टूटना स्टार्ट हो गया। टूटा कैसे? सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर में कौन कौन सी अलग अलग वैल्यूज है? 1007, 1001, 1004, 1002, 1003, ये है ना। तो सबसे पहले टेबल टूटेगा ऐसे, ओनम अमाउंट, और जब टेबल ब्रेक होगा ना तो इट विल ब्रेक फॉर ऑल द फील्ड्स। तो मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक किया 1007 के लिए। तो 1007 की दो रोज थी, एक रो ये वाली है और दूसरी जो रो है ना डियर वो ये वाली है। फाइन। दूसरी जो रो है बेटा वो है आपकी दूसरा ऑर्डर नंबर 1001 वाला है। मान लो 1001 के लिए करते हैं। अगली है 1004 के लिए। मैं क्या कर रही हूँ अभी, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रही, रीजन बीइंग स्पेस नहीं है। मेरा मेन कंसर्न तो बस अमाउंट से है ना, तो मैं दो कॉलम ले रही हूँ। इन एक्चुअल प्रैक्टिस सारे आएंगे। अगर मैं 1004 की बात करूं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आएगी अमाउंट 1990, सॉरी 1900, 0, बस एक ही रो आती है इस केस में। और अगर उसके बाद 1002 की बात करें उसमें आती हैं 3 रोज मेरे पास। ओके एंड और कौन बच गया? 1003 बच गया ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एक ही रो है। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब मैंने इस कंप्लीट टेबल को 1007 वाली रोज को इधर कर लिया, 1001 वाली रोज को इधर कर लिया। तो ये मेरी लॉजिकल ब्रेकिंग हो गई। अब मेरा एक सिंपल टेबल इतने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ग्रुप बाय ने ये कर दिया, जब उसने ये बोला कि सीरियल नंबर से ब्रेक कर दो तो ऐसे ब्रेक हो गया मेरा टेबल। अब क्या करना है, क्या करना है मेरे को, अब मेरे को मैक्सिमम अमाउंट निकाल लिया ना। अब ग्रुप बाय क्या बोलता है कि हर एक जो आपने पोर्शन बनाया है उस पोर्शन में जो आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन निकालोगे वो एक ही आंसर देगा।
मतलब अब इस पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे ना उसका एक ही आंसर आना चाहिए, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते, नहीं तो आपका क्वेरी गलत हो जाएगी। तो जैसे मैक्सिमम ऑफ अमाउंट निकालूं तो यहाँ मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ये वाला है, तो यहाँ से ये आंसर निकला, यहाँ से एक ही है तो ये निकला, यहाँ से मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ये निकला, यहाँ से ये वाला, एंड फ्रॉम हेयर ये वाला। तो जब आंसर आएगा तो आंसर में आपके पास क्योंकि मैंने सीरियल नंबर और ये मांगा था ना, आ जाएगा। और इसमें इसका उठा लो, जैसे मर्जी है आपकी, ऑर्डर ले लेना नहीं लेना, आंसर किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ऑर्डर वाइज ले ले तो फिर 1002, 1003, 1004, and 1007। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रुप बाय क्लॉज वर्क कैसे करता है। तो बस करना क्या होता है, सिलेक्ट कोई भी फील्ड का नाम, एग्रीगेशन फील्ड, एग्रीगेशन फंक्शन और उसके साथ फील्ड का नाम, और ग्रुप बाय आप किसी फील्ड के ऊपर लगाते हो। तो अब जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको बाद में समझाऊंगी ग्रुप बाय का, तो अब वो हम इसके साथ साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे देख लो, ग्रुप बाय जो क्लॉज है, इट अलाउज यू टू डिफाइन अ सबसेट। तो सबसेट तो बन गए, ऑफ वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर फील्ड। एक फील्ड के पर्टिकुलर में, जैसे यहाँ पे आपने फील्ड बता दी एस नम, है ना, तो वो बोल रहा है वो यहाँ बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ अनदर फील्ड एंड अप्लाई एन एग्रीगेट फंक्शन टू द सबसेट। और फिर जो सबसेट आ जाता है उसके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। इट इनेबल्स अस टू कंबाइन फील्ड एंड एग्रीगेट फंक्शन इन सिंगल सिलेक्ट क्लॉज। तो यहाँ पे उसने एक सिंगल फील्ड और एग्रीगेट फंक्शन हमको इकट्ठा यूज करने में हेल्प कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ हमने नीचे पढ़ा था उसका मीनिंग था ये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला वो ये बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन ऑन ईच डेट। क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन ऑन ईच डेट। हर डेट पे, ठीक है, जैसे इसके अंदर डेट्स है ना, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 4 डेट्स होगी। तो हर डेट पे जो मैक्सिमम ऑर्डर लिया गया है, लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन, हर सेल्स पर्सन ने, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे कौन से वाला सबसे ज्यादा ऑर्डर दिया है, तो आपको वो बताना है। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ग्रुप बाय दो चीजों से होगा। एक ग्रुप बाय आपका होगा, लार्जेस्ट ऑर्डर निकालना है, वो तो मैक्स फंक्शन में चला गया। ठीक है, टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन ऑन ईच डेट, मतलब दो चीजें हो रही है ना, सेल्स पर्सन को भी हमने ग्रुप करना है और डेट को भी ग्रुप करना है। तो इसका मतलब अब आपका जो ग्रुप बाय बनेगा वो कैसे बनेगा, सिलेक्ट एस नम, मान लो हम ऑर्डर डेट भी दिखा देते हैं, कॉमा मैक्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ग्रुप बाय में हम किसको दिखाएंगे, एस नम कॉमा ओ डेट। सो क्लास, इस क्वेश्चन का ना मैं आपको अब बताती हूँ कि होगा कैसे। क्वेरी तो हमको समझ में आ गई थी क्योंकि हमें ग्रुप बाय समझ में आ गया, पर अगर हम कहें यार ग्रुप बाय तो दो पे लगा दिया है, तो दो पे ये वर्क कैसे करता है। मैंने बोला इन दोनों पे ग्रुप बाय करना है। अब एक पे तो आपको पता है टेबल कैसे ब्रेक करेगा, दो पे कैसे ब्रेक करेगा मैं वो समझा देती हूँ आपको शॉर्ट में।
तो ये वाली शीट ले लेती हूँ मैं जरा। देखो ये मेरा टेबल है, मैं यहाँ से वैल्यूज देखने वाली हूँ। आप कॉलम के नाम आप नोट कर सकते हो। अब मैं कुछ इस ढंग से इसको बना रही हूँ। मैंने बोला कि एस नम और ओ डेट दोनों का ध्यान रख। तो एस नम जिसका 1007 है उसकी ओ डेट ये है। आगे जो 1001 है उसकी भी ओ डेट सेम है। जब दोनों जो आपके पास फील्ड आई है ग्रुप बाय में उनकी वैल्यू सेम होती हैं तो वो जाती है एक ग्रुप में। अगर उनकी वैल्यूज होती हैं अलग तो वो अलग से ग्रुप बनाएंगी, यानी उनका अलग से सबसेट बनेगा। तो इस केस में क्योंकि वैल्यू सेम है तो उनको मैं एक ग्रुप में डालने वाली हूँ। तो पहला ग्रुप बना लेते हैं हम उनका। मैं कंप्लीट बना रही हूँ, नीड है नहीं, एक के लिए बना रही हूँ, बाकियों के लिए नहीं। फाइन। अब आए अगली पे 1001, ये 10/3 का, फिर 1001 10/5 का और 1001 10/6 का। तीनों की वैल्यूज अलग है ना, तो ये बन गए आपके 3 सबसेट, 1 2 एंड 3। तो मुझे बस वैल्यू डालनी है। अब मैं सीधा वैल्यू डाल रही हूँ। ये मान के कि हेडर ऊपर दिख रहे हैं हमको। ओके, उसके बाद अब 1002 पे चले तो 1002 10/3, 1002 10/4 एंड 1002 10/6। तो अगेन वो 3 में डिवाइड होगा। सात, 1 2 3 और 4 बचा है ना, तो 3 भी एक ही है और 4 भी एक ही है, क्योंकि वो है ही एक एक, तो उनका डेटा तो अलग से एक सेट बनेगा। क्योंकि उन देखो 1004 का भी कोई कॉमन नहीं है और 1003 का भी कुछ नहीं है, तो उनकी रोज तो अलग से ही सेट बनेंगी। तो बस मैंने उनका डेटा डाल दिया है आगे। फाइन। अब चलते हैं अपनी क्वेरी पे। मैंने क्या किया, मैंने बोला
इन दोनों से ग्रुप बाय कर दो। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर मैंने दो कॉलम के नाम लिख दिए तो ग्रुप बाय होता कैसे है। वो ये देखेगा कि अगर दोनों कॉलम की इंफॉर्मेशन सेम है तो उनको एक ग्रुप में डाल देगा, नहीं तो उनको अलग कर देगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन गए आपके पास। मैंने बोला जब ये सारे ग्रुप बन गए तो मेरे को वहां से एस नंबर बता दो, ओ डेट बता दो और मैक्सिमम अमाउंट बता दो। तो हर एक ग्रुप जो आपके पास अब आ रखा है उसकी आपको मैक्सिमम अमाउंट बतानी है। तो जैसे 1007 वाला जो केस है उसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगी, ये। बाकी सब तो है ही आपके सिंगल, तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली आने ही है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज जो आपके आउटपुट में आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए। आपकी कंप्लीट टेबल आ जाएगा जिसमें आपको ये 3 फील्ड्स दिए होंगे और ऐसे आपके पास आएगा। बस ये वाली एक जो रो है ये नहीं आएगी। ओके जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हैविंग क्लॉज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The having clause defines criteria used to eliminate certain groups from the output, just as where does from individual rows. देखो एक बात याद रखना, जो कंप्लीट टेबल है उसके ऊपर कौन वर्क करता है आपको, नॉर्मली वेयर क्लॉज वर्क करता है। तो ऐसे ही ग्रुप बाय के साथ जब भी आपको कंडीशंस लगानी होती हैं तो आप किसका यूज कर सकते हो, हैविंग क्लॉज का यूज कर सकते हो। टू सी द मैक्सिमम परचेजेस ओवर $3,000, उसने बोला आपको अब क्वेरी लिखनी है जिसमें आपको मैक्सिमम परचेजेस देखनी है $3,000 से ऊपर। परचेजेस यहां से पता चल रही है अमाउंट कॉलम से, तो बस हम निकालना। मैंने दो लिखा, इनकरेक्ट एंड करेक्ट, तो इनकरेक्ट पे चलते हैं। पहले आपने बोला सेल्स पर्सन का नाम बता देना, ऑर्डर डेट बता देना और मैक्सिमम अमाउंट बता देना। कहाँ से, ऑर्डर से बता देना। जहां पर मैं बोल रही हूँ जो मैक्सिमम परचेज है, तो मैक्सिमम परचेज मतलब ये हो गया ना, मैक्सिमम अमाउंट वो 3000 से बड़ी है। एंड ग्रुप बाय एस नम कॉमा ओ डेट। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि जब भी मुझे लार्जेस्ट ऑर्डर चाहिए या मुझे लार्जेस्ट अमाउंट चाहिए तो मुझे ग्रुप बाय तो करना पड़ेगा, तभी मुझे हर एक की अलग से वो मिल सकती है। तो मैंने यही किया, पहले दोनों से ग्रुप बाय कर लिया, फिर मैंने बोला जहां पर अमाउंट 3000 से बड़ी है तो मेरे को क्या कर दो, उसकी अमाउंट बता दो। मैंने कंडीशन लगा दी, बट दिस इज रॉन्ग। नाउ व्हाई इट इज रॉन्ग इज, आप किसको यूज करोगे, हैविंग क्लॉज को। हम किसको यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज करता क्या है बेटा, इट डिफाइंस अ क्राइटेरिया यूज टू एलिमिनेट सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम द आउटपुट जस्ट एज द वेयर क्लॉज डज फॉर द इंडिविजुअल रोज। हैविंग क्लॉज करता क्या है, वो क्राइटेरिया बताएगा ताकि वो ग्रुप्स में से कुछ आउटपुट को एलिमिनेट कर सके। यानी अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ग्रुप्स बने थे ग्रुप बाय से, उसमें से मैं कोई कंडीशन लगा के डेटा हटाना चाहती हूँ, तो वहां मैं किसका यूज करती हूँ, हैविंग का, वेयर का नहीं। वेयर कहाँ यूज होता है, जब एक सिंगल सिंगल रो को आपने एलिमिनेट करना होता है। एक ब्रोकन टेबल में हम वेयर क्लॉज को नहीं लगाते। जिन केसेस में लगाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में हम नहीं लगाते। तो बस इस क्वेरी को आपको ऐसे लिखना था, सिलेक्ट एस नम कॉमा ओ डेट कॉमा मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। पहले मैं इसको ग्रुप बाय करूंगी, पहले मैं तोड़ूंगी ना इस टेबल को। जब मेरे पास टूट जाएगा उसके बाद मैं बोलूंगी हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ग्रेटर देन 3000। ठीक है, मैंने बोला मुझे ये सब चाहिए, ऑर्डर से चाहिए। पहले मैं ये ग्रुप्स क्रिएट करूंगी, एक बार ये ग्रुप्स बन जाएंगे फिर मैं बोलूंगी अब जहां पर इन ग्रुप्स में जो मेरी वैल्यू है मैक्सिमम अमाउंट की वो 3000 से ज्यादा है। मैक्सिमम अमाउंट निकाला, जिसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा है वो मुझे निकाल कर दो। तो ऑर्डर पहले ग्रुप बाय आया फिर हैविंग आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स टू द हैविंग क्लॉज फॉलो द सेम रूल्स एज दोस टू द सिलेक्ट क्लॉज, दे मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू पर आउटपुट ग्रुप। इसका मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है ग्रुप बाय में मैंने आपको ये बोला था ना कि हर एक ग्रुप बाय में जो एक सबसेट बनता है, अब इसमें से एक ही आंसर निकलना चाहिए। तो हैविंग क्लॉज भी यही बोलता है, दे मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू पर आउटपुट ग्रुप। एक ग्रुप में से एक ही आंसर निकलना चाहिए। हैविंग के ऊपर भी सेम ही मेरा वो रिजल्ट फॉलो होता है। ठीक है, मतलब अब जब मैंने ये कंडीशन लगाई हैविंग की, तो इसमें से एक ही आंसर निकलेगा, इसमें से एक ही आंसर निकलेगा हैविंग करके भी। तो अगर मैं ये लिखूं द फॉलोइंग कमांड वुड बी लीगल, सिलेक्ट एस नम मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय दिस हैविंग ऑर्डर डेट इक्वल टू 10/3/1988, जिसका 10/3/1988 है। अब आप देख लो ये बहुत सारे हैं, तो वो यही बोल रहा है जिसकी ऑर्डर डेट ये है और मैंने सीरियल नंबर से उनको ग्रुप बाय किया था। तो जब मैंने ग्रुप बाय किया था तो आप देख लो 1007 के केस में 2 बार ये सेम आ रही है, तो वो एक ग्रुप में आएंगे ना, तो उसका आप मुझे मैक्सिमम अमाउंट बता दो। तो अब होगा क्या, ऑर्डर डेट फील्ड कैन नॉट बी रेफरेंस बाय हैविंग क्लॉज बिकॉज इट कैन एंड इंडीड इट डज हैव मोर देन वन आउटपुट। क्योंकि अब हो क्या रहा है, जब ग्रुप बना तो जो ये वाला है ये और ये सेम आ गए। क्योंकि ये सेम आ गए तो ये एक ग्रुप का पार्ट बन गया, और अब ये आउटपुट में दोनों आने का ट्राई करेंगे और आएंगे। क्योंकि ये दोनों आएंगे तो उस वजह से क्या होने वाली है आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको 2 आंसर देगी ना, क्योंकि उसने बोल रखा है जिसका ऑर्डर डेट ये है मुझे उसकी मैक्सिमम अमाउंट दो। तो क्योंकि आपके पास 2 रोज आ चुकी है अब रिजल्ट सेट में, तो आपको आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कहता है मुझे एक ही रो चाहिए। तो करेक्ट इसका आउटपुट क्या रहेगा, सिलेक्ट एस नम मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर। ऐसे केस में जब आपको लगे कि मेरा एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, एक से ज्यादा रो आ रही है, उस केस के अंदर हम वेयर यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगी वेयर ओ डेट इक्वल टू दिस ग्रुप बाय एस नम। ठीक है, तो अब ये देखो ग्रुप बाद में किया है, पहले मैंने क्या किया, ऑर्डर डेट जिसका 10/3/30 था उसके बाद मैंने उनका ग्रुप करा है। यहाँ पे पहले मैंने ग्रुप किया, फिर मैं हैविंग लगाने बैठ गई और उससे ज्यादा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया तो मेरा एरर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुझे ये सब चाहिए, जहां पे ऑर्डर डेट 10/3/390, पहले मैंने वेयर की कंडीशन लगा दी। तो पहले वो देखेगा हाँ भाई यहाँ पे ये है, उसके बाद तो मैं ग्रुप बाय करूंगी, मेरे पास ये 2 आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनका ग्रुप बाय करूंगी, तो इसलिए मेरा सेट बैठ जाएगा कोड। Now it is important to remember that the where clause is going to filter the data set before the group by clause is evaluated। वो बोलता है कि where clause ऊपर पहले आपका होगा, अगर आप इसको नीचे कर देते हो तो आपको एरर दे देगा। अब आता है फाइंड द लार्जेस्ट ऑर्डर्स फॉर सेरिस एंड रिफकिन। सेरिस एंड रिफकिन कौन है, ये है आपके सेल्स पर्सन के नाम है। तो वो ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्डर निकालने हैं इनके। ठीक है, तो आपको सेरिस और रिफकिन के सेल्स पर्सन आईडी पता है 1002 एंड 1007। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने बोला ये और मैक्सिमम अमाउंट बता दो, कहाँ से, ऑर्डर्स में से, ग्रुप बाय एस नम, आपको पता ही है उनके नाम नेम से हम सॉरी ग्रुप बाय मैं बोल रही हूँ, आप यहां से ग्रुप बाय करो, हैविंग एस नम इन 1002, 1007। कई बार जब हमको पता होता है ना, तो हम उस क्वेश्चन में, हम ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, सिंपल वैल्यूज भी ले सकते हैं। इन मैंने बोल दिया कि मेरे को नंबर चाहिए और मैक्स अमाउंट चाहिए, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट ऑर्डर चाहिए ना कि सेरिस का लार्जेस्ट क्या है, रिफकिन का क्या है। तो मुझे इनके आईडीज तो पता ही है, तो मैंने बोला कि पहले उनकी आईडी के बेसिस पे हम ग्रुप बाय कर लेंगे, और उसके बाद जब उनकी आईडी की ग्रुपिंग हो गई तो फिर मैंने बोला जिनकी आईडी इसके अंदर आ रही है, ठीक है, हैविंग सम नम इन 1002 एंड 1007, वहां से मुझे दे दो। अब क्योंकि
ठीक है, आपने ये इन ऑपरेटर लिखा है तो वो इन दो को ही चूज करेगा और कॉरस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट दे देगा। उसके बाद वो ये बोलता है डू नॉट नेस्ट एग्रीगेट्स, ऐसे नेस्टिंग नहीं हो सकती है इसकी, एग्रीगेट फंक्शंस की। आगे चलते हैं डियर, आगे हमारे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो हम स्टार्ट करते हैं उनको। सबसे पहले हमें ये बोलता है राइट अ क्वेरी दैट काउंट्स ऑल ऑर्डर्स फॉर October 3। राइट अ क्वेरी दैट काउंट्स ऑल ऑर्डर्स फॉर October 3। October 3 के लिए काउंटिंग करानी है, तो सिलेक्ट काउंट स्टार, सारे ऑर्डर्स काउंट करेगा फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू, ठीक है। राइट अ क्वेरी, मुझे क्वेरी लिखनी है दैट काउंट ऑल दी ऑर्डर्स, वो सारे ऑर्डर्स की काउंटिंग करेगा फॉर October 3, जहां पर ओ डेट ये है वहां काउंटिंग कर दो। अगला बोलता है राइट अ क्वेरी दैट काउंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉन नल सिटी वैल्यूज इन द कस्टमर टेबल। उसने बोला एक क्वेरी लिखनी है दैट काउंट्स द नंबर ऑफ डिफरेंट नॉट नल सिटी वैल्यूज इन कस्टमर टेबल। कस्टमर के टेबल में काउंटिंग करनी है सिटी वैल्यूज की, लेकिन वो नॉट नल होनी चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट काउंट अब आप दो यूज कर सकते हो, वन इज डिस्टिंक्ट एंड वन इज ऑल। देखो मैं डिस्टिंक्ट करूंगी, चाहे उसने नॉन नल बोला तो नॉन नल देखते पहला आपको याद आएगा ऑल, लेकिन हम इधर ऑल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सिटी वैल्यूज देख रहे हैं तो वो भी तो हमें डिस्टिंक्ट ही चाहिए ना, और डिस्टिंक्ट भी नॉट नल का ध्यान तो रखता ही है। तो इस वजह से हम डिस्टिंक्ट सिटी लेंगे फ्रॉम कस्टमर्स। अगला क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स ईच कस्टमर स्मॉलेस्ट ऑर्डर। आपको एक क्वेरी लिखनी है दैट सिलेक्ट, जो सिलेक्ट करेगा हर कस्टमर का स्मॉलेस्ट ऑर्डर। तब तक हम लार्जेस्ट तो कर ही रहे थे, तो आपको मान लो कस्टमर का तो कस्टमर का नंबर आ जाए और मिनिमम अमाउंट आ जाए उसकी ऑर्डर टेबल में से। अब इस बार हम उसका ग्रुप बाय किससे कर देंगे, यानी हम ब्रेकिंग किससे कर देंगे, कस्टमर के नंबर से, ताकि कस्टमर का नंबर आता जाए और फिर हम उसकी सबसे छोटा ऑर्डर बताते जाएं। राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स द फर्स्ट कस्टमर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुज नेम बिगिंस विद जी। मैंने बोला कि सिलेक्ट करना है राइट अ दैट सिलेक्ट द फर्स्ट कस्टमर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट कस्टमर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब उसका जो नेम है वो मिनिमम है, तभी वो सबसे पहले आ रहा है। तो मैंने बोल दिया सिलेक्ट कर दो मिनिमम और सी नेम, कस्टमर का नेम, कहां से, कस्टमर्स में से, वेयर सी नेम लाइक जी, ठीक है, क्योंकि नेम उसका जी से बिगेन होना चाहिए, तो लाइक वाला ऑपरेटर तो हम कल कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है राइट अ क्वेरी दैट सिलेक्ट्स द हाईएस्ट रेटिंग इन ईच सिटी। हाईएस्ट रेटिंग निकालनी है हर सिटी की, तो बस सिटी से ग्रुप बाय करोगे, तो सिलेक्ट सिटी कॉमा रेटिंग मैक्सिमम निकालनी है, तो मैक्स रेटिंग फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय सिटी। अगला है राइट अ क्वेरी दैट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स पीपल रजिस्टरिंग ऑर्डर फॉर ईच डे। राइट अ क्वेरी दैट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स पीपल रजिस्टरिंग ऑर्डर फॉर ईच डे, मतलब एक सेल्स पर्सन कितना ऑर्डर रजिस्टर करता है। डुप्लीकेट्स जो है वो नॉट अलाउड है, तो यानी कि हर डे के अकॉर्डिंग है, तो आप ऑर्डर का डेट भी ले सकते हो। काउंट कर दो डिस्टिंक्ट, सेल्स पर्सन चाहिए ना तो एस नम ले लिए, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर डेट।
एक डेट पे राइट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स पीपल। काउंटिंग हो रही है लोगों की ग्रुप बाय डेट से, कि इस डेट को हर डेट के अकॉर्डिंग सबसेट बन गया। अब इस डेट में ये वाला पर्सन कितनी बार आया उसकी काउंटिंग आ गई। ठीक है, तो आई थिंक अब तो इजी था ये वाला। अगला आता है डियर आपका स्ट्रिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम जो हमारा आउटपुट अब तक कर रहे हैं टॉप पे, हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो दिख कैसे रहा है। तो अब हम थोड़ा सा ये देखने वाले हैं कि आप कैसे उसको, जो आपके हेडर्स होते हैं या आप जो अंदर डेटा लिखते हो उसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे कुछ लाइंस आप लिखना चाहते हो, परसेंट का सिंबल लगाना चाहते हो इन बिटवीन, तो वो सब हम कैसे लगा सकते हैं वो हमें अभी कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेरी टू प्रेजेंट सेल्स पीपल कमीशन एज परसेंटेजेस रादर देन डेसिमल वैल्यूज। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो आपका सेल्स पीपल वाला टेबल था इसमें अंदर जो कमीशन का कॉलम था वो डेसिमल में था। मैं चाह रही हूँ कि अब वो परसेंटेज की फॉर्म में आए। तो परसेंटेज की फॉर्म में मतलब डेसिमल, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेसिमल परसेंटेज फॉर्म में हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सिलेक्ट करो जितने भी कॉलम है इस टेबल के, और जब कमीशन वाले टेबल पर आए तो मैंने बोल दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आया, 12, 13, 14, 11, 15। तो ये क्या हुआ, मतलब जब मैं कॉलम के नाम को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो जितनी भी अंदर वैल्यूज होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली 100 से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगला आता है रिफाइन प्रीवियस क्वेश्चन बाय मार्किंग कमीशन एज परसेंटेजेस विद परसेंट सिंबल। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अब जो ये कमीशन आई है इसके आगे परसेंट का साइन हो। रिफाइन करो इस आंसर को, थोड़ा और ढंग का बनाओ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट एस नम सिटी, नहीं एस नेम सिटी कमीशन कॉमा मल्टीप्लाई 100 कॉमा, जो अब कोट्स के अंदर, अब सिंगल कोट या डबल कोट आपकी मर्जी है, कोट ले सकते हो। तो उस कोट के अंदर आपने परसेंट का सिंबल डाल दिया फ्रॉम सेल्स पीपल। जैसे ही आपने एग्जीक्यूट करी तो इसके आगे परसेंटेज के सिंबल आ जाएंगे। मतलब आपको कॉमा लिख के डबल कोट्स में उस चीज को डालना होता है जिसको आप ऐसे लिखवाना चाहते हो। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा सिलेक्ट फॉर, सिलेक्ट के बाद जो फॉर है वो आपका कोट्स में है, कॉमा लिख के ओ डेट, ओ डेट कोट्स में नहीं है तो मतलब कॉलम का नाम है। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने कोट स्टार्ट करे और कोट्स के अंदर मैंने लिखा कॉमा देयर आर, और फिर मैंने कोट बंद कर दिया, कॉमा बंद, कॉमा किया, काउंट डिस्टिंक्ट ओनम। अब मैं कह रही हूँ काउंट क्योंकि कोट्स में नहीं है ना, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कोट्स वाली चीज ऐसे कैसे लिखी जाती है, जो बिना कोट्स के होती है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो किसी कॉलम का नाम होता है। फिर कॉमा करके ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय ओ डेट। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि ऑर्डर डेट से ग्रुप बाय कर लो, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट के बाद फॉर लिखा हुआ है तो फॉर लिखा हुआ आ रहा है। फिर ऑर्डर की डेट आ जाए तो ये कॉलम का नाम और ऑर्डर आएंगे। देयर आर काउंट डिस्टिंक्ट ओनम ऑर्डर्स। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, और डेट के अकॉर्डिंग जो जो ऑर्डर डिस्टिंक्ट है उनकी काउंटिंग करी है डेट के अकॉर्डिंग। जैसे जो आपका ऑर्डर्स टेबल था उसके अंदर इसने उसकी काउंटिंग करी है, ठीक है। तो काउंटिंग करके 5, 2, 1, 2 ऐसे करके उसके पास आंसर आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कोट्स में आएगा वो एज सच आ जाएगा, जो कोट्स के अंदर नहीं होगा उसके अंदर ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका ऑर्डरिंग आउटपुट बाय फील्ड्स। एज वी हैव एम्फसाइज्ड टेबल्स आर अनऑर्डर्ड सेट्स। टेबल आपके अनऑर्डर्ड सेट्स है और डेटा जो है उनमें से जब आप सिलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आए। तो एसक्यूएल जो है वो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करता है या कमांड को यूज करता है जिससे आप जो अपना डेटा है वो किसी ऑर्डर में ला सकते हो। तो आप जो कीवर्ड्स यूज करते हो, एक असेंडिंग होता है, एएससी असेंडिंग के लिए और डीईएससी डिसेंडिंग के लिए। असेंडिंग वैसे तो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो जैसे अगर वो आपको ये बोले कि अरेंज ऑर्डर्स टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय कस्टमर नंबर,
मैं बोल रही हूँ कि ऑर्डर का जो टेबल है, ये आपका ऑर्डर्स टेबल, मैं बोल रही हूँ इस पूरे टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो बाय कस्टमर नंबर। कोई एक फील्ड तो होती है ना जिसके बेसिस पे आप सारा उल्टा करोगे, तो वो है कस्टमर नंबर यानी सी नम। तो मैं लिख दूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय सीनम DESC। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि ऑर्डर बाय कर दो, कॉलम का नाम और फिर जिस उस पे आपको करना है। फिर आ रहा है आपके पास ऑर्डरिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डरिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स, कई बार हो सकता है कि आप बहुत सारे कॉलम से ऑर्डर करवाना चाहो, तो जैसे मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑर्डर बाय सीनम डिसेंडिंग अमाउंट असेंडिंग। तो जब ऐसा हो ना कि आपको 2 कॉलम पे ऑर्डर करना है, ग्रुप कैसे करना है वो तो हम सीख गए। ऑर्डर के लिए क्या होता है, पहले वाला जो कॉलम है उसके बेसिस पे सारा टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और फिर जब वो पूरा टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, फिर जो दूसरे वाला कॉलम है फिर वो जो बता रहा होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग वो दोबारा से पूरा टेबल आपका चेंज होगा। तो 2 बार इसमें ऑर्डर होंगे, एक बार पहले कॉलम से और एक बार दूसरे कॉलम से। तो फिर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो वो मैं नहीं बनाऊंगी, टेबल बहुत बड़ा है, तो वो पर आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है मल्टीपल कॉलम्स के केस में। अगला आता है आपका ऑर्डरिंग एग्रीगेट ग्रुप्स। एग्रीगेट ग्रुप्स का आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने ये बोला सिलेक्ट एस नम ओ डेट मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय दीज टू ऑर्डर बाय एस नम। तो अगर आपको ध्यान हो तो इतनी क्वेरी तो हम ऑलरेडी प्रीवियसली कर चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम ये क्वेरी कर चुके हैं ना, जहाँ पे हमने सेल्स पर्सन का नंबर, ऑर्डर डेट और मैक्सिमम अमाउंट निकाली थी, जब हमने 2 वाला केस किया था। अब मैं उसमें जो आउटपुट आया था वो आपका क्या था, आर्बिटरी आउटपुट आ रहा था। मैंने आपको बोला था कि आप 101001 से भी ले सकते हो, नहीं तो 1007 से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आपके पास ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर बाय एस नम है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं दिया, तो यानी ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एस नम में सारा का सारा आउटपुट आपका आएगा। आउटपुट्स में नहीं शो कर रही हूँ, ऑलरेडी हम वो क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डरिंग आउटपुट बाय कॉलम नंबर। जैसे अब मैं बोल रही हूँ किसी कॉलम नंबर से आपको ऑर्डर आउटपुट का ऑर्डरिंग करना है। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट एस नेम कॉमा कमीशन, मेरे को ये 2 चीजें चाहिए सेल्स पर्सन सेल्स पीपल टेबल से, ऑर्डर बाय 2 डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय 2 लिखने का मतलब है कमीशन। जौन से वाला मेरे को यहाँ पे चाहिए होता है ना, टेबल में नहीं, टेबल का दूसरा कॉलम नहीं, जो मैं सिलेक्ट में मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो यहां से मेरे पास दूसरे वाला कॉलम है उसका डिसेंडिंग कर दो। मतलब मैं बेसिकली ये कह रही हूँ ऑर्डर बाय कमीशन डिसेंडिंग। तो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जहां पे आप कॉलम का नंबर लिख सकते हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या है, आउटपुट मिल जाएगा। अब जो आपका आ रहा है ना वो डियर नेक्स्ट ये है सिलेक्ट एस नम काउंट डिस्टिंक्ट ओ नम फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय एस नम ऑर्डर बाय 2 डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे जब वो 2 को बोल रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए है कि आप एग्रीगेट फंक्शन वाले केस में भी इसी शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज कर सकते हो ताकि आप आंसर निकाल सको। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ सिंपल कॉलम के नेम्स हो, अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड है स्टिल आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आगे भी बहुत सारी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आ जाए तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मेन होती है, अगर ये सॉल्व हो रही है तो बस आपको आ रहा है। एज्यूम करते हैं एक से ईच सेल्स पीपल हैज अ 12% कमीशन, हर एक सेल्स पीपल के बाद पास ये वाली कमीशन है। राइट अ क्वेरी ऑन द ऑर्डर्स टेबल दैट विल प्रोड्यूस ऑर्डर नंबर, सेल्स पर्सन नंबर and amount of the salesperson commission for that order। वो बोल रहा है कि हर एक सेल्स पर्सन को ना 12% कमीशन दे रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि एक ऐसी क्वेरी लिखो जिसमें उसका ऑर्डर का नंबर मिले, तो उसका अपना नंबर मिले और
अमाउंट ऑफ द सेल्स पर्सन कमीशन, उसके कमीशन पे उसकी अमाउंट क्या बन रही है, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.12 लगा दो। कमीशन 12% है मतलब 0.12, और अमाउंट में उस वो जो अमाउंट जो प्रोडक्ट की है वो ये है अमाउंट ऑफ द सेल्स पर्सन कमीशन, तो उसको 12% अमाउंट का मिल रहा है ना हर किसी को, तो ये हो गया फ्रॉम ऑर्डर्स। उसके बाद आपका राइट अ क्वेरी ऑन द कस्टमर टेबल दैट विल फाइंड द हाईएस्ट रेटिंग इन ईच सिटी। उसने बोला क्वेरी लिखनी है कस्टमर्स टेबल पे दैट विल फाइंड द हाईएस्ट रेटिंग इन ईच सिटी। पुट द आउटपुट इन दिस फॉर्म, पहले फॉर द सिटी आए, उसके बाद सिटी का नेम आ जाए, उसके बाद हाईएस्ट रेटिंग इज लिखा हुआ आ जाए, और फिर रेटिंग आ जाए। वो क्या चाह रहा है, एक क्वेरी लिखनी है कस्टमर्स टेबल पे दैट विल फाइंड द हाईएस्ट रेटिंग इन ईच सिटी। कस्टमर टेबल के अंदर जो उसने हाईएस्ट रेटिंग डाल रखी है इन ईच सिटी, हर सिटी के अंदर जो हाईएस्ट रेटिंग है, यानी ग्रुप बाय आपका सिटी पे होगा। तो अब क्योंकि लिखने का तरीका अजीब सा है, तो जो लिखने वाला तरीका है स्टार्टिंग इससे हो रही है, तो सिलेक्ट फॉर द सिटी को मैंने कोट्स में लिख दिया। उसके बाद मुझे सिटी चाहिए तो सिटी लिख दिया। उसके बाद अगेन मुझे चाहिए, अब ये चीज कॉमा ये इसमें आ रही है ना, द हाईएस्ट रेटिंग इज, ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग तो क्या होगी, मार्क्स ऑफ रेटिंग, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, और ग्रुप बाय किससे करना है आपको, सिटी से। उसके बाद आपका राइट अ क्वेरी दैट लिस्ट कस्टमर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। आपको एक क्वेरी लिखनी है जो कस्टमर्स को लिस्ट करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग में। आउटपुट द रेटिंग फील्ड फर्स्ट फॉलोड बाय कस्टमर्स नेम एंड नंबर। वो क्या बोल रहे हैं, क्वेरी लिखनी है आपको दैट लिस्ट कस्टमर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, दैट लिस्ट कस्टमर्स, जो कस्टमर्स हमको दिखाएगा रेटिंग का जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। आउटपुट द रेटिंग फील्ड फर्स्ट, तो मतलब रेटिंग फील्ड पहले आनी चाहिए। आउटपुट द मतलब सिलेक्ट जब करोगे तो सबसे पहले तुमको रेटिंग फील्ड दिखे, फॉलोड बाय कस्टमर्स नेम एंड नंबर, कस्टमर नेम एंड नंबर सॉरी। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आ गया, उसके बाद कस्टमर का नंबर आ गया, टेबल का नाम तो कस्टमर जी है। उसने ये बोला था ना ये दैट लिस्ट कस्टमर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, तो हमको क्या करना है, रेटिंग की डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यानी ऑर्डर बाय करना है हमको, बस रेटिंग DESC, कॉलम का नाम और ऑर्डर। राइट अ क्वेरी दैट टोटल्स द ऑर्डर्स फॉर ईच डे एंड प्लेसेस द रिजल्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो बोल रहा है एक क्वेरी लिखनी है जो टोटल करता है ऑर्डर्स फॉर ईच डे, हर डे के लिए जो ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर दैट टोटल्स द ऑर्डर्स फॉर ईच डे, हर डे के लिए हर डे के लिए टोटल्स द ऑर्डर, ऑर्डर को टोटल कर देगा, प्लेसेस द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मान लो हमने ऑर्डर डेट दिखा दी, टोटल करेगा ना वो ऑर्डर्स का, यानी अमाउंट का, टोटल्स द ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। ग्रुप बाय हम किस पे करेंगे, डेट से। और उसने बोला रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर बाय 2 सम पे हम डिसेंडिंग करवाएंगे। द टोटल्स द ऑर्डर्स फॉर ईच डे, हर डे के लिए वो हमें क्या करता जाए, सम बताता जाए अमाउंट का, एंड प्लेसेस द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा रिजल्ट है, तो उसको डिसेंडिंग में दिखाया, तो हमने कहा जो सेकंड वाली फील्ड है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डियर वो है आपका ज्वाइन। सपोज यू वांट टू मैच योर सेल्स पीपल टू योर कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट सिटी दे लिव्ड इन, सो दैट दे वुड सी ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स पीपल एंड कस्टमर्स हु शेयर्ड अ सिटी। उसने बोला सपोज है यू वांट टू मैच योर सेल्स पीपल टू योर कस्टमर्स, सेल्स पीपल और कस्टमर्स की हम मैचिंग कराना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट सिटी दे लिव्ड इन।
ठीक है, सो दैट यू कुड सी ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पीपल एंड कस्टमर्स हु शेयर्ड अ सिटी, मतलब जिनका दोनों का सेम आता है तो हम वो देख पाए, जिस कस्टमर का और जिस सेल्स पर्सन की सिटी सेम है तो हम उनको देख पाए कि वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो इसमें क्या है, आपके ये दो टेबल है, सेल्स पीपल की अपनी सिटी है, कस्टमर्स की अपनी सिटी है, दोनों कॉलम का नाम सेम है। तो अगर मेरे को इसकी सिटी को रेफर करना है तो मैं लिखूंगी टेबल का नाम डॉट इसके कॉलम का नाम, और अगर मुझे इस सिटी को रेफर करना है तो मैं लिखूंगी कस्टमर्स डॉट सिटी की, कस्टमर वाली सिटी का कस्टमर वाले टेबल की सिटी है। ऐसे जो भी कॉमन कॉलम नेम होता है उसको हमें हमेशा टेबल नेम डॉट कॉलम नेम करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे बस सिलेक्ट क्या करना है, कस्टमर का नेम, तो मैंने लिख दिया कस्टमर्स डॉट सी नेम। दूसरा मुझे सेल्स पर्सन का नेम चाहिए तो मैंने लिख दिया सेल्स पीपल डॉट एस नेम। फ्रॉम टेबल्स के नाम क्या है, मेरे कस्टमर्स है और सेल्स पीपल है, और मेरी कंडीशन क्या है कि जहां दोनों की सिटी सेम हो तो वेयर सेल्स पीपल डॉट सिटी इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट सिटी। ठीक है, तब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज राइट अ क्वेरी दैट लिस्ट्स ईच ऑर्डर नंबर, जो हमें ऑर्डर नंबर देगा, एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नेम देगा, हु मेड द ऑर्डर, जिन्होंने ऑर्डर किया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक क्वेरी लिखनी है जो मुझे ऑर्डर नंबर देगा, ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कस्टमर, और साथ में मुझे कस्टमर का नंबर कस्टमर का नेम देगा। अगर आप ध्यान से देखो अभी इधर कस्टमर का नेम तो नहीं है, लेकिन कस्टमर का नेम मुझे मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे सी नाम का एक कॉलम है और कस्टमर के टेबल में भी सी नाम का एक कॉलम है और वहां से मुझे नेम मिल सकता है। तो ये कॉलम दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा ज्वाइन लगेगा। जब भी हमें दो टेबल को कनेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन कॉलम को ढूंढ लेते हैं। तो पहले जो मुझे आउटपुट में चाहिए, एक तो मुझे ऑर्डर का नंबर चाहिए, दो मुझे कस्टमर का नेम चाहिए था। कहाँ से चाहिए था, अब दो जो जिन टेबल्स का आप यूज कर रहे हो, आप इन दो टेबल्स का यूज कर रहे हो जहां पर, अब कौन से वाला कॉलम इनका ज्वाइन हो रखा था, सी नम वाला था ना जो सेम है, तो वेयर ऑर्डर्स डॉट सी नम इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट सी नम। इसके बाद है राइट अ क्वेरी दैट गिव्स द नेम ऑफ बोथ द सेल्स पर्सन एंड कस्टमर फॉर ईच ऑर्डर आफ्टर द ऑर्डर नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर के बाद मेरे पास ये मत, यानी मुझे चाहिए क्या, ऑर्डर नंबर चाहिए, कस्टमर का भी नेम चाहिए और सेल्स पर्सन का भी नाम चाहिए। ठीक है, मेरे को तीनों चीजें चाहिए, यानी मुझे ऑर्डर नंबर चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए और सेल्स पर्सन का भी नेम चाहिए। कस्टमर का नेम मेरे को यहाँ से मिल रहा है, सेल्स पर्सन का नेम मुझे यहाँ से मिल रहा है, और ये तीनों आपस में कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, ये और कस्टमर कैसे कनेक्ट हो रहा है, सी नम से, और ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, एस नम से। तो बस सिंपल सारी क्वेरी, एस नम और सी नम है ना जो कॉमन वाले हैं, तो बस आप लिख दो। पहले आपको चाहिए क्या, आपको ऑर्डर नंबर चाहिए, आपको सी नेम चाहिए, आपको एस नेम चाहिए। फ्रॉम ऑर्डर्स कस्टमर्स सेल्स पीपल वेयर customers dot cnum is equal to orders dot cnum and sales people dot snum equal to orders dot snum। बस यहाँ पे तो हमने उन दो टेबल को आपस में कनेक्ट ही किया है कॉमन उससे, यहाँ जो चाहिए था, और यहाँ सारे टेबल्स के नेम लिख दिया हमने।
थर्ड क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी दैट प्रोड्यूसेस ऑल कस्टमर्स सर्विस्ड बाय सेल्स पीपल विद अ कमीशन अबव 12%. आउटपुट द कस्टमर्स नेम, सेल्स पर्सन नेम एंड द सेल्स पर्सन रेट ऑफ कमीशन. तो उसने बोला मुझे आउटपुट में चाहिए क्या, दैट प्रोड्यूसेस ऑल द कस्टमर्स सर्विस्ड बाय सेल्स पीपल, यानी कस्टमर का नेम, सेल्स पीपल का नेम, विद अ कमीशन अबव 12%, जिनकी कमीशन 12% से अबव है. तो यानी कमीशन तो मुझे उनकी देखनी है. आउटपुट द कस्टमर नेम, सेल्स पर्सन नेम एंड द सेल्स पर्सन रेट ऑफ कमीशन. तो मैंने बोला मुझे सिलेक्ट करके दे दो सी नेम, एस नेम और कमीशन. कहाँ से, अब ये नेम्स तो मेरे को कहाँ से मिल जाएंगे, सेल्स पीपल से और कस्टमर से. कमीशन वाला मुझे फिर सेल्स पीपल से ही मिल रहा है अगर आपको टेबल याद हो तो. ठीक है. वेयर, इन दोनों टेबल को ज्वाइन कौन कर रहा है, एस नम. तो सेल्स पीपल डॉट एस नम इक्वल टू कस्टमर्स डॉट एस नम. एंड मैंने क्या बोला, कमीशन जो होनी चाहिए वो अबव 12%, यानी कमीशन अबव 0.12. लास्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी दैट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स पर्सन कमीशन ऑन ईच ऑर्डर बाय अ कस्टमर विद रेटिंग अबव 100. जहां भी रेटिंग अबव 100 है तो वहां पे वो उसकी कमीशन कैलकुलेट कर दे. तो मैं मान लेती हूँ कि ऑर्डर नंबर पता चल जाए मुझे और कमीशन इंटू 100, सॉरी कमीशन इंटू अमाउंट, कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स पर्सन कमीशन, कि उसको कितनी कमीशन मिली उस अमाउंट पे, तो ये वो निकाल देता है ना. अब इसके लिए आपको कौन से चाहिए होंगे, ऑर्डर वाला और कस्टमर वाला और सेल्स पीपल, तीनों टेबल चाहिए होंगे आपको इसके लिए. तो सेल्स पीपल डॉट ऑर्डर्स डॉट कस्टमर्स वेयर, मैंने बोला कि रेटिंग जो है अबव 100 होनी चाहिए. एंड अब जो दो टेबल है उनको बस आपस में कनेक्ट कर दो. ऑर्डर डॉट सीनम इक्वल टू कस्टमर्स डॉट सीनम एंड ऑर्डर्स डॉट एस नम इक्वल टू सेल्स पीपल डॉट एस नम. ओके, तो डियर ये लास्ट क्वेश्चन था आपका ड्राइंग के ऊपर. तो क्लास आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड फॉर नाउ हैव अ नाइस डे. बाय बाय.